नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन चैनल पर। और आज हम लोग फिजिक्स में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं जिसका नाम है कैलकुलस। कैलकुलस को हिंदी में हम कलन कहते हैं और कैलकुलस बेसिकली दो प्रॉब्लम से डील करता है। पहले का नाम है आपका टेंजेंट प्रॉब्लम और दूसरे का नाम है एरिया प्रॉब्लम। तो बेसिकली जो दो प्रॉब्लम है, टेंजेंट प्रॉब्लम और एरिया प्रॉब्लम, उसके लिए कुछ मैथमेटिशियन ने क्या किया कि न्यू मैथमेटिक्स को इवॉल्व किया, नए मैथ को जन्म दिया जिसको हम बोलते हैं कैलकुलस यानी कि कलन। इसमें एक मेजर रोल है सर आइजैक न्यूटन का। अब समझिए, कलन जो है, कलन यानी कि कैलकुलस, कैलकुलस के टू पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि आपको इसको बोलना है डिफरेंशियल यानी कि अवकलन, अवकलन, अवकलन बोल सकते हैं। दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल GRAL कैलकुलस। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है समाकलन। तो अवकलन और समाकलन, ये दो चीज़ों, इन दो चीज़ों की खोज की कुछ मैथमेटिशियन में, जिसमें लेबनीज सर का और सर आइजैक न्यूटन सर का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। अब देखिए, यहाँ जब हम बोले डिफरेंशियल कैलकुलस, ये जो मैथ में दो प्रॉब्लम आ रहे थे, टेंजेंट प्रॉब्लम। टेंजेंट क्या होता है सर? टेंजेंट क्या होता है सर? टेंजेंट जो होता है वो बेसिकली किसी ग्राफ के लिए, किसी फलन के ग्राफ के जो वक्र बनता है उसके किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली जो स्पर्शी है, जो सीधी रेखा है, वही कहलाती है टेंजेंट। अब जो टेंजेंट प्रॉब्लम है उसको कौन समझाया? उसको समझाया कलन में अवकलन ने। और जो एरिया प्रॉब्लम है, जो क्षेत्रफल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको किसने समझाया? समाकलन ने। अब बोलेंगे आप लोग कि सर एरिया, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एरिया तो हमको पता है सूत्र। बोले आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वो एक रेक्टेंगुलर, एक आयत का क्षेत्रफल होता है। बट यदि मैं बोलूँ कि एक अनसिमेट्रिक कोई शेप है, जैसे कि आप ले सकते हैं कोई कपड़ा हो गया, या फिर कोई असममित ऐसे इस प्रकार का कुछ शेप हो गया, अब इसका निकालना एरिया, तो क्या आप इसका कोई सूत्र बना सकते हैं? इसके लिए कोई सूत्र नहीं है, इसीलिए इसके जगह पर भी हम क्या यूज करते हैं? समाकलन का। ये दो कंसेप्ट को डील करता है आपका कैलकुलस। कैलकुलस के टू पार्ट, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस आपका टेंजेंट प्रॉब्लम के लिए बनाया गया, इंटीग्रल कैलकुलस बेसिकली एरिया प्रॉब्लम के लिए बनाया गया। अब हम आज के जो टॉपिक है उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस को समझ लेते हैं, धीरे धीरे हम इंटीग्रल कैलकुलस को समझ लेंगे, तो दोनों चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी? आसान बन जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले हम देखिए, एक शब्द आता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको बोलेंगे परिवर्तन की दर। परिवर्तन, परिवर्तन की दर। अब इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे हम बोले कि संवेग परिवर्तन की दर को त्वरण नहीं, बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन दर को क्या बोलते हैं? बल। वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। अच्छा, विद्युत, अब विद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो जो दर है, दर का अर्थ क्या होता है? दर होता है कि जैसे जैसे हम नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं, ऊपर वाला कैसे चेंज हो रहा है। मतलब जैसे जैसे हम एक चीज को चेंज कर रहे हैं तो दूसरे चीज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार से वो चेंज हो, वही होता है परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज। बेसिकली आप समझिए कि हमारे पास कोई फलन है, कोई फलन है। फॉर एग्जाम्पल एक मानक रूप ले लेते हैं, fx बराबर y बराबर fx हम ले लेते हैं। तो y बराबर आपका जो fx है, इसमें कुछ पॉइंट समझिए। ये जो x है इसको बोलते हैं डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि परतंत्र, स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि आप यक्स का कोई भी मान ले सकते हैं जो आपका डोमेन में हो। डोमेन मतलब प्रांत में, प्रांत में कुछ भी यक्स का मान है वो ले सकते हैं। 1 2 3 4 0, रियल नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर, होल नंबर, कुछ भी ले सकते हैं। तो यक्स क्या है? यक्स आप अपने मन से ले सकते हैं। वाई क्या है? वाई को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट। अब देखिए स्पेलिंग पर नहीं ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल
यानी कि परतंत्र चर, परतंत्र। परतंत्र चर का अर्थ क्या हुआ कि ये जो चर है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, यक्स पे। किस पे निर्भर कर रहा है? यक्स पे। अब समझिए इसको एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। उदाहरण ये है कि जैसे मैं बोलूं कि एफ एक्स बराबर या वाई बराबर एफ एक्स, वाई बराबर यक्स स्क्वायर बोल दूं, तो हम जानते हैं यक्स का वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करेंगे, यक्स बराबर 0 ले लिए, अच्छा 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 लिए, ऐसे डॉट 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 हम ले, तो y का वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि y जो है यक्स पे डिपेंड करता है, और इस प्रकार से डिपेंड करता है कि यक्स का स्क्वायर कर देंगे तो y मिल जाएगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यक्स का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। अच्छा एक यहाँ यक्स के जगह पर रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। 2 रखेंगे यक्स के जगह पर तो 2 का स्क्वायर y बराबर 4। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर y बराबर 9। 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें बनती जाएंगी। यहाँ 9 आया था, तो हमने देखा कि जो यक्स है वो तो हम अपने पास से ले रहे हैं, अब y जो है वो यक्स पर निर्भर कर रहा है, यक्स के मान जैसे जैसे हम रख रहे हैं y का मान भी मिल रहा है। तो यक्स क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, और y क्या हो गया, परतंत्र चर। अब देखिए हम बोले कि यक्स में परिवर्तन की दर, यक्स में नहीं y में परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, बेसिकली यही क्या है, यही है अवकलन। यही क्या है, यही है अवकलन। अच्छी बात है। यदि यही अवकलन है तो इसको हम लिख सकते हैं कि डेल्टा x बाई डेल्टा, ऊपर क्या था y में है ना, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x, क्योंकि हम किस में परिवर्तन देख रहे हैं, y में, किसके सापेक्ष, x, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x। डेल्टा y मतलब y में परिवर्तन, y2 माइनस y1, अंतिम वाला y माइनस प्रारंभिक वाला y, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x। डेल्टा x क्या है, यक्स में परिवर्तन किया तो y कैसे परिवर्तित हो गया, यही क्या है, अवकलन है। अब इसको हमने मैथमेटिकली तो समझ गया, अब इसको थोड़ा हम लोग ग्राफिकल समझते हैं। यानी कि अब क्या करेंगे, ये जो फलन हम लिखे हैं इसका ग्राफ बनाएंगे। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, तो देखिए हम क्या करते हैं, एक मिनट थोड़ा, अब देखिए यहाँ हम जानते हैं मूल बिंदु होगा 0 होगा, इस पर हम y ले लेते हैं, और इस पर क्या ले लेते हैं, इस पर हम x ले लेते हैं। अच्छा यहाँ हम क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ऐसे डॉट 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 लेते रहेंगे। यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, यहाँ पर 4 ले लेते हैं, यहाँ पर 5 ले लेते हैं, 6, 7, 8, 9 ऐसे हम ले लेते हैं। तो हम इसका जब ग्राफ खींचेंगे 0 पे क्या था, 0 था। अरे यक्स बराबर 0 जब रखे तो y का मान 0 आया था, कैसे, क्योंकि वो y बराबर क्या था, यक्स का स्क्वायर, तो यक्स जब 0 रखें तो y बराबर 0 आएगा, तो 1 पॉइंट यहाँ मिला। यक्स पर 1 रखे थे तो y का मान भी 1 आया था, 1 पॉइंट ये मिला। यक्स पे 2 रखे थे तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो 1 पॉइंट यहाँ मिला था, 1 पॉइंट यहाँ मिला। यक्स पे 3 रखे थे तो y का मान 3 का स्क्वायर 9 आया था, 1 पॉइंट ऐसे मिला, 1 पॉइंट हमको। यानी कि जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से मिला, कुछ इस प्रकार से ग्राफ मिला। अब इसी को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एक अच्छे से इसको दर्शा देंगे। ये ग्राफ हमको कुछ इस प्रकार से मिल गया, यहाँ आपका y था, यहाँ आपका x था। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए किसी x पर यहाँ पर क्या मान था, y था। अच्छा किसी x पर इसका मान क्या था, y था। तो किसी x1 पर यहाँ पर क्या मान होगा, y1 होगा। अच्छा किसी x2 पर क्या होगा, किसी x2 पर इसका मान y1 होगा, y2 होगा। x1 पर y1 मिल रहा है तो x2 पर y2 मिलेगा। अच्छी बढ़िया बात है। अब देखिए ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को अगर हम मैच कराएं, इन दोनों पॉइंट को यदि हम मैच कराएं
तो हम लोग एक बात जानते हैं, ये पॉजिटिव यक्स अक्ष से कुछ कोण बनाएगा। यदि हम इसको थीटा बोलें और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी वही कोण बनाए। क्यों? क्योंकि ये जो है ना इसके समांतर है, अच्छी बात है। और ये कोण जो है ना थीटा है, तो ये भी कोण क्या होगा? थीटा। क्यों? संगत कोण से। बढ़िया बात। अब ये बताइए, ये जो अंतर है कितना होगा? यहाँ से इस पॉइंट 0 से, या मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी था, ये जो बड़ा वाला दूरी था ये x2 था, ये छोटा वाला x1 है, तो बीच का दूरी x2 माइनस x1। बीच का दूरी क्या है? x2 माइनस, यानी कि डेल्टा x हो गया। अच्छी बात है। यहाँ तक जो दूरी था, यहाँ से ये 0 था, 0 से y2 था, ये 0 से y1, तो बीच का दूरी डेल्टा y, इसको क्या बोलेंगे? y2 माइनस y1। अब देखिए, यदि इस त्रिभुज में मैं tan थीटा निकालूं, tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान क्या आएगा? tan थीटा के बराबर आ जाएगा डेल्टा, देखिए ये दूरी कितना होगा? डेल्टा y होगा। देखिए ये दूरी, यानी कि ये दूरी क्या है? डेल्टा y है। अच्छा ये दूरी क्या होगी? यानी कि ये दूरी क्या है? डेल्टा x है। तो डेल्टा x ये हो गया, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x। देखिए इस ग्राफ में जो tan थीटा है वो भी किसको दर्शा रहा है? वो भी आपका डेल्टा y बाई डेल्टा x को दर्शा रहा है, यानी कि अवकलन को दर्शा रहा है, यानी कि ये भी क्या है? अवकलन है। तो आप चाहे किसी ग्राफ में tan थीटा निकालिए या फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कीजिए, बात क्या है? सेम है। ये ग्राफ ही निरूपण है, वो मैथमेटिकल था। इतनी बात आपको समझ आई। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अभी तक हम क्या किए थे? हम देख रहे थे एक लार्ज चेंज, एक बड़ा सा चेंज। बड़ा सा चेंज क्या है भाई? यहाँ x2, हम एक बात जानते हैं, x1 पॉइंट देखें, x2 पॉइंट देखें, x1 पर मान y1 था, x2 पर मान y2 था। अब ये बताइए, जैसे x1 x2 के बीच की दूरी घटाएंगे, तो ये बताइए जैसे x1 x2 के बीच की दूरी तो क्या होगा? ये थोड़ा नज़दीक जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और x2 ये नज़दीक हो गया, तो ये थोड़ा सा और नज़दीक हो जाएगा। तो ये बताइए कि जो अंतर है डेल्टा x है, x2 माइनस x1, उसका मान घटेगा कि नहीं? घटेगा। और घटेगा तो उसको हम डेल्टा x नहीं लिखकर क्या लिखेंगे? dx। क्या लिखेंगे? dx। और यहाँ बताइए, ये भी देखिए डेल्टा y अब छोटा हो गया, अब डेल्टा y नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? डेल्टा y नहीं लिखकर क्या लिखेंगे? dy। ये दो प्रभाव आपने देखा कि जब हम बोल रहे हैं कि x2 और x1 के बीच की दूरी घटाएंगे तो ये डेल्टा x नहीं रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा? ये आपका डेल्टा x नहीं रह जाएगा, dx बन जाएगा। और हम बोले कि इसके सापेक्ष y भी तो कम हो जाएगा। अब y जब कम हो जाएगा तो वो डेल्टा y नहीं रह जाएगा, वो बन जाएगा dy। लेकिन एक और परिवर्तन आपको देखना पड़ेगा, वो परिवर्तन ये है, आपका कि जैसे ये ग्राफ था, ग्राफ हम दो बार बनाएंगे। इस ग्राफ को मैं दो बार बनाना चाहता हूं, दोनों को देखिएगा। एक लार्ज चेंज को दर्शाएगा, लार्ज चेंज मतलब बड़े बदलाव को, एक स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, बहुत छोटा सूक्ष्म चेंज के बारे में बात करना चाहेंगे। अब बात जब करना चाह रहे हैं तो समझिए इस बात को। ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ आपका y है, यहाँ आपका f है, x है, यहाँ आपका y है, यहाँ आपका x है। अब मेरी बात को समझिए, फलन किस प्रकार से था? फलन ये था y बराबर एक्स स्क्वायर, ये था y बराबर एक्स स्क्वायर। उसका ग्राफ ऐसे बना है, ये आपका ग्राफ बन गया। अब एक बात समझिए कि जब हम लार्ज चेंज के बारे में बात कर रहे थे, बड़े बदलाव की बात कर रहे थे, यानी कि x1 हम यहाँ ले रहे थे और x2 हम यहाँ ले रहे थे, तो x1 के सापेक्ष अगर हम देखें y1 का मान, तो y1 यहाँ टच कर रहा है, तो ये y1 हो जाता था। x2 के सापेक्ष अगर हम देखें y2 को, ऐसा इसको थोड़ा नज़दीक कर लेते हैं, ठीक है, कि हमको समझने में थोड़ा आसानी रहेगा। ये x2 के सापेक्ष अगर हम y2 को देखें तो यहाँ कहीं y2 गया था, यहाँ कहीं y2 गया था, अच्छी बात है। अब ये बताओ कि ये जो चेंज है, ये x2 और x1 के बीच के अंतर को क्या बोलते थे? डेल्टा x। क्या मान आता था? x2 माइनस x1, अच्छी बात है। ये देखिए y2 और y1 के बीच के चेंज को क्या बोलते थे? डेल्टा y। मान आता था y2 माइनस y1। लेकिन जब हम ये दूरी घटाएं तो यहाँ पर कहीं आपका x1 हो गया होगा, जस्ट इसके बगल में क्या हो गया? x2 हो गया। तो इसके सापेक्ष अगर y1 का मान देखें तो यहाँ आया होगा, अब y2 का मान यहाँ आया होगा, ठीक है।
ये आपका y2 हो गया होगा और ये आपका y1 हो गया। अब एक बात बताइए, हम इस दोनों पॉइंट को जब मिला रहे थे तो क्या बन रहा था? क्या स्पर्शी बन रहा था? ये बताइए, क्या एक स्पर्शी बन रहा था? नहीं, स्पर्शी वो होता है, अरे मान लीजिए पॉइंट यही था, यही पॉइंट मान लीजिए, उतना हम क्लियर नहीं बना पा रहे हैं तो समझिए कि ये एक स्पर्शी नहीं था। स्पर्शी क्यों नहीं था? क्योंकि ये दो पॉइंट जो आपका वक्र है y बराबर एक्स स्क्वायर का जो वक्र है उसके दो पॉइंट पर टच कर रहा है, तो ये एक टेंजेंट नहीं है, ये एक स्पर्शी नहीं है, ये एक सेकेंट है। क्या है? सेकेंट। बट जैसे जैसे हम दूरी कम किए, x1 और x2 के बीच की दूरी कम की, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज के बारे में बात किए, तो क्या हो गया? ये आपका लगभग एक पॉइंट पर ही टच करके जाएगा, लगभग इसी पॉइंट पर टच करके जा रहा है, और ये क्या बन जाएगा? ये आपका tan बन जाएगा। tan यानी कि स्पर्शी, और tan थीटा क्या हो जाएगा? अब देखिए, इसको हम dx बोलेंगे, डेल्टा एक्स नहीं dx बोलेंगे, और इसको हम डेल्टा y नहीं dy बोलेंगे। dy मतलब समझ रहे हैं? dy मतलब ये है कि जो छोटा सा चेंज है ये y2 माइनस y1, ये जो दूरी है वही dy है, ये जो दूरी है यही क्या है? dx है। तो ये क्या बन गया? dy बाई dx। क्या समझ आई मेरी बात? तो अवकलन का जो ग्राफिकल रूप है इसको हमने आपको समझा दिया, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या था? ये कंसेप्चुअल अप्रोच था कि हाउ टू इवॉल्व कैलकुलस। न्यूटन या लेबनिज जब सोचे तो कैसे वो बातें किए, कैसे वो सेकेंड को टेंजेंट में बदल दिए, कैसे वो इनफाइनेटली स्मॉल चेंज के बारे में बात की, tan थीटा से कैसे रिलेटेड है, ये सब बातें इसमें मैंने बताया। लेकिन आपको ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है बताइए? इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको सूत्र याद करना है, क्योंकि आप बेसिकली मैं मान रहा हूँ बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे तो सूत्र उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। अगर आपके पास टाइम ना हो तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं और इस पार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले आता है डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स को समझिए। यदि यहाँ लिखा है डी बाई डी एक्स, यहाँ लिखा है डी बाई डी टी लिखा है, यहाँ लिखा है डी बाई डी आर लिखा है, अच्छा डी बाई डी भी लिखा है, अच्छी बात है, डी बाई डी ए लिखा है, इसका अर्थ क्या है समझिए। ये बोल रहा है, ये मान लीजिए एक डब्बा है, यहाँ एक डब्बा है, यहाँ भी एक डब्बा है, डब्बा और डब्बा। ये बोल रहा है कि डब्बे में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, डब्बे में परिवर्तन की दर t के सापेक्ष, t समय है, डब्बे में परिवर्तन की दर r त्रिज्या है, त्रिज्या के सापेक्ष, डब्बे में परिवर्तन की दर v वॉल्यूम है, आयतन है, आयतन के सापेक्ष, डब्बे में परिवर्तन की दर a क्या है? क्षेत्रफल के सापेक्ष। तो जो नीचे है उसके सापेक्ष हो गया, जो ऊपर है उसमें परिवर्तन हम देख रहे हैं। क्या यहाँ तक आपको समझ आया? यदि यहाँ तक समझ आया तो सूत्र देख लीजिए। यदि मैं पहला सूत्र बोलूँ डिफरेंशिएशन का, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट मैंने नियत, जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं, ये आता है जीरो। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट में कभी परिवर्तन होगा ही नहीं, उसमें कभी परिवर्तन ही नहीं होगा, तो परिवर्तन का मान क्या हो जाएगा? जीरो। तो डी बाई डी एक्स या डी एक्स बोलिए डी टी बोलिए, कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा। दूसरा देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर एन। अब देखिए यहाँ है एक्स पे पावर एन, इसका सूत्र बनता है एन एक्स पे पावर एन माइनस वन। देखिए एन क्या होता है? घात जो है वो आगे चलाता है। अच्छा, ये डिफरेंशिएशन जब हटेगा तो ये जो घात है आगे चलाएगा और उस घात में से एक घट जाएगा। इस प्रकार से याद करना है, घात आगे चला आता है और उस घात में से एक घट जाता है। इस तरह आपके दिमाग में बैठेगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन अगर हमको निकालना है तो जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा बराबर करके लिखना होगा, तो जो घात है वो पहले चला आएगा और जो घात बचा है उसमें से एक घट जाएगा। यहाँ तक आपको याद कीजिए दिमाग में, पहले यहाँ तक आप याद कीजिए। अब इसमें देखिए मैं कुछ न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ, कुछ न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं। तो बेसिकली न्यूमेरिकल आपका ये है कि ये बताइए कि अगर मैं क्वेश्चन 1 बोलूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन, अच्छा रुकिए पहले मैं फार्मूला ही बता देता हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 2 फार्मूले हमने देख चुके हैं। तीसरा फार्मूला ये है कि डी बाई डी एक्स, अब देखिए यहाँ c आ गया, एक कांस्टेंट आ गया और उसके बाद x पावर n है, इसका क्या होगा? तो आप बोले सर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है। हम बोले
कांस्टेंट जब अकेला रहेगा तब उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। अकेला है नहीं, किसके साथ गुणे में, यक्स पर। तो कांस्टेंट को हटा दीजिए, किनारे फेंक दीजिए, कभी हम तुम्हारा डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, तो मत कीजिएगा, उसको दूर फेंकिए। अब बोलिए हम डिफरेंशिएशन करेंगे जो डिफरेंशिएशन के लायक है, तुम लायक ही नहीं हो, तुमसे हम नहीं डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सी इसका डिफरेंशिएशन ऊपर पढ़े, यन यक्स टू द पावर यन माइनस वन। यहाँ तक समझ आया? ये तीसरा सूत्र हो गया। चौथा सूत्र पढ़िए। चौथा सूत्र ये होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर यक्स क्या होगा। तो ई टू द पावर कितना गंदा है जी, अच्छा भी नहीं दिख रहा है, उसका हम डिफरेंशिएशन ही नहीं करेंगे। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। तो ई टू द पावर मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा, तुम जैसे हो वैसे रहो, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर यक्स। इसी प्रकार से कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को हम लोग ले लेते हैं। ln x को पहले ले लिया जाए। अब ई टू द पावर एक्स की बात हो रही है, लॉग की बात नहीं होगी तो गुस्सा हो जाएगा। तो पांचवा सूत्र पढ़िए, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x। अच्छा क्या होगा, इसका हो जाएगा 1/x। क्या हो जाएगा, 1/x। इस बात को याद रखिएगा, इस सूत्र को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ln x क्या होता है, 1/x होता है। अच्छी बात, ठीक है। इसी प्रकार से हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर क्यूब बताना है, पहला। दूसरा क्वेश्चन ये है डी बाई डी एक्स ऑफ, अब सॉल्व कीजिए, 3x पावर 2/3, इसको बताना है। तीसरा बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ ln x को बताना है, ये बताना है। चौथा बताइए, चौथा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4, कि डी बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स का, इन चारों का आपको बताना है। इन चारों का क्या करना है, बताना है। आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिए कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इस सारे क्वेश्चंस को। तो बहुत बेसिक सा ये क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे। देखिए पहला वाला कि यक्स पे घात 3 है, किस फार्मूले पे लगेगा। तो फार्मूला आपका क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ यक्स पे पावर यन का फार्मूला लगेगा। ठीक है, क्या आता है इसका फार्मूला, यन आगे आ जाता है, यक्स में से एक घट जाता है, इस फार्मूले से लगेगा, क्योंकि उसी रूप का दिख रहा है। तो जो घात है पहले आ गया, तो घात यहाँ 3 है, पहले आ गया यक्स। अब यक्स लिखा, यक्स लिख दिए, घात में से एक घट जाता है तो 3 में से एक घट जाएगा, कितना बचेगा, 3x²। बहुत अच्छा। इसका देखिए यहाँ क्या है, 3 है, तो 3 हम जानते हैं कांस्टेंट है। ये कौन से सूत्र पे लगेगा, ये सूत्र पे लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए सी इंटू यक्स पे पावर यन। ये क्या बताए थे, सी बाहर फेंक देना, इसका डिफरेंशिएशन करना, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है यन यक्स पे पावर यन -1। तो हम इसी प्रकार से ये जो कांस्टेंट 3 है उसको बाहर फेंक देंगे, और यक्स पे पावर, जो पावर है वो पहले आएगा, तो पावर हम लिख देते हैं पहले, 2/3 नीचे पहले आ गया, यहाँ जो घात है उसको उतार दिए। अब यक्स में से जो पावर है उसमें से एक घट जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, 3 इंटू 2/3 ये लिखा है, ये गुणे में है, ठीक है। और देखिए इंटू यक्स पावर 2/3 -1, ये 3 से 3 कटा, 2 बच गया, यक्स बचा। ये देखिए 2 एलसीएम 3 आएगा, अब -3 आ जाएगा। ये 3 एलसीएम लिए हैं, यहाँ 3 से गुणा होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2x टू दी पावर 2 में से 3 जाएगा, माइनस का 1/3, ये आ जाएगा आंसर। ठीक, इसी प्रकार से ये तो डायरेक्ट सूत्र पर लगेगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ ln x 1/x होता है। ये भी डायरेक्ट सूत्र पर ई बाई पावर एक्स का e टू द पावर x होता है। ये आपको आने चाहिए, इसमें आपको कोई संशय है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमने बहुत बेसिक सारे क्वेश्चन ले लिए, कुछ क्वेश्चन ट्विस्ट वाला लेते हैं। ये बताइए कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan
पहले फार्मूला कुछ समझ लीजिए, कुछ फार्मूलेज को देख लीजिए। फार्मूला ये है कि डी बाई डी एक्स, आप 5 फार्मूला बता दिए थे कि 6? कितने फार्मूले बताए थे आपको? टोटल 5 फार्मूले आपको हमने बताया था, ठीक है। छठा फार्मूला देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, त्रिकोणमितीय अनुपात का होता क्या है? तो साइन एक्स का क्या हो रहा है? अवकलन किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष, तो इसका मान आएगा कॉस एक्स। अच्छी बात है। अच्छा, इसी पर जब साइन आया तो कॉस भी आएगा, कॉस क्यों पीछे रहेगा? तो कॉस का अवकलन क्या हो जाएगा? कॉस का अवकलन हो जाएगा जहां सी आए वहां पर माइनस तो लगाना ही है, और कॉस का हो जाएगा साइन एक्स। ये याद रखना है, ये आपको याद करना है। जितने बोले हैं, छठा था, ये 7वां था, याद करिए इसको। 8वां देखिए, साइन हो गया, कॉस हो गया, तो टेन अब बोलेगा हमको भी बताइए सर। तो हम बोले ठीक है, टेन तुम्हारा डिफरेंशिएशन हम करने जा रहे हैं, तैयार हो? बोला हाँ तैयार है। तो टेन बोला कि ठीक है, हम भाग गए, सेक स्क्वायर एक्स बन गए। तो बोला कि जब हमारा डिफरेंशिएशन होगा एक्स के सापेक्ष टेन एक्स का, तो हम बन जाएंगे सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ तक आपको समझ आया? तो टोटल 8 सूत्र अभी याद करना है आपको, अभी और भी हैं। देखिए, टेन आया है तो कॉट आएगा, सेक आएगा, कोसेक आएगा, इनका तो याद ही करना है। तो देखिए 9वां सूत्र देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक टेन आ गया, कॉट आ जाए, कॉट एक्स का। अब देखिए कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होगा? बेसिकली ये इसका यहाँ सी आ रहा है, सी आता है तो हम बोलते हैं माइनस लगाइए। जैसे आपने टेन का बोला सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट का क्या बोलेंगे? कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। अच्छी बात। अच्छा, 9वां हो गया। 10वां देखिए, सर हमने साइन की बात की, कॉस की बात की, टेन की बात की, कॉट की बात की, तो हमको सेक की बात भी करनी चाहिए। हम बोले ठीक है करो। तो हम बोले सर हम सेक एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना चाह रहे हैं, कैसे हम कर सकते हैं? तो हमने बोला कि इसका डिफरेंशिएशन निकालना है आपको, तो आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये आपको याद करना है। और 10वां हो गया। 11वां देखिए, सर हमको डिफरेंशिएशन बताइए, आप सेक एक्स की बात की है तो कोसेक एक्स के बारे में बात कीजिए। तो हम बोले कोसेक एक्स, तुम सबसे पहले सी आया है तो माइनस लिख दो, अब कोसेक एक्स लिख देना, और उसका जो लंगोटिया दोस्त है उसको लिख देना। कौन है वो है टेन कोसेक का कॉट हो जाएगा, उसका लंगोटिया यार लिख दीजिए साथ में। तो ये आपका बन गया। टोटल 11 सूत्र आपको दिमाग में चलने चाहिए। अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको करना है। उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन का योग कैसे करने हैं, अंतर कैसे करने हैं, गुणा कैसे करना है, भाग कैसे करना है। डिफरेंशिएशन इतना आसान है, इतना छोटा सा चीज़ है। तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, इसको याद करना है आपको। सिर्फ 11 फार्मूलों को ही याद करिए, आपको फिजिक्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। मैथमेटिक्स की नहीं, जो बायो से पढ़ते हैं बच्चे, उनका बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन नहीं क्लियर होता है, जिसकी वजह से फिजिक्स में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है। इसलिए आप सिर्फ इस 11 फार्मूलों को याद कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि जहाँ भी आपको दिक्कत होगा, पहले तो दिक्कत ही नहीं होगा और इससे ही क्वेश्चन बन जाएंगे सारे। ओके, तो इसको एक बार लर्न करिए। पहला क्या था सर? आप बोले थे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ सी इजकल टू 0। दूसरा क्या था सर? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, घात पहले आ जाती है और घात में से एक घट जाता है, यानी कि n इंटू एक्स से पावर n माइनस। तीसरा क्या पूछे? तीसरा आपने बोला सर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? अरे c इंटू एक्स टू पावर n, तो c सर किनारे हो जाएगा, x पे घात n का अवकलन हम जानते हैं, तो आंसर आएगा c इंटू n इंटू एक्स से पावर n माइनस 1। अब आपने बोला चौथा कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स से हो जाता है। अच्छा, आपने पांचवा बोला कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स क्या होता है? 1/x। छठा बोला, सातवां बोला, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। 11वां याद हो जाएगा, 11 याद हो जाएगा। बस आपसे यही प्रॉमिस करना है, ठीक है। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल हम लोग लगाते हैं इस पर। पहला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ tan 30। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सर हम सोच रहे हैं कि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो हम इसका आंसर लिखेंगे d बाई डी एक्स का सर हो जाएगा सेक स्क्वायर, 30 है तो 30 की जगह 30। हम बोले
ये सर आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, तो ये सही है, एक बार चेक कीजिए, ये सही है। देखिए लिखा क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan 30 डिग्री। सोचिए ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल, चर है क्या चर? tan 30 एक निश्चित मान है। क्या होता है tan 30 का मान? होता है 1/3 तो यानी कि ये लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3, ये इसके बराबर है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये जो कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल गलत है, ये सही है। ये मैं आपको उलझन में डाल रहा था कि देखो tan है तो सिर्फ tan से नहीं मतलब है, tan यक्स रहता तो sec स्क्वायर यक्स होता है, लेकिन क्या है tan 30, और tan 30 क्या होता है? एक नियत मान होता है जिसका मान आता है 1/3। तो उसको हम ऐसे नहीं करेंगे, उसको हम लोग एक एक स्टेप से करेंगे। ठीक है, एक मिनट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यदि बोले कि डी बाई डी एक्स ऑफ log 8, ठीक है, ये आपको दे दिया। हम बोलेंगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ log 8 मतलब आप कह रहे हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, x यहाँ पर 8 है तो 1/8, ये आंसर हो गया। तो हम बोले ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि log 8 एक नियत मान है जी, log x एक चर राशि हो सकता है, लेकिन log 8 हो गया ना, एक नियत मान है, इसलिए नियत का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या हो गया? गलत। ओके, अब इसी प्रकार से, अच्छा सर तो आप बताइए कैसे हम करें क्वेश्चंस को, कैसे करें? तो कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूँ जिसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 नहीं x, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ किसका? यक्स का ही कर रहा हूँ। किसके सापेक्ष? यक्स के सापेक्ष कर रहा हूँ। मतलब सर, मतलब मैं कुछ नहीं जानता, यहाँ पर घात 1 है, मैं एक ही फार्मूला जानता हूँ, यदि इस प्रकार का है डी बाई डी एक्स ऑफ यक्स पे पावर n, इसी फार्मूले से लगाऊंगा, यन यक्स पे पावर n -1 होता है। यहाँ यन की जगह पर क्या है? कुछ नहीं, तो एक घात मानेंगे, तो n उतार दीजिए तो 1 उतार दीजिए, यहाँ x है तो x उतार दिया, 1 -1, अच्छा ठीक है, 1 यक्स पे पावर कितना? 1 में से 1 घटा 0, यक्स पे घात 0 क्या होता है? 1 होता है, तो 1 गुणे 1 बराबर 1, आंसर क्या है? 1। यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ यक्स क्या होगा? 1 होगा। इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से, मतलब कि आप बोल रहे हैं सर डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, हम बोले हाँ। बोले एक तरीका और है, डी एक्स से डी एक्स काट दीजिए, हम बोले हाँ ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट तरीका क्या है? ये है। क्यों? क्योंकि इसमें हम समझ रहे हैं कि यक्स के सापेक्ष यक्स में परिवर्तन की दर क्या है? 1 है। मतलब क्या हुआ? मेरे ही सापेक्ष मेरे ही परिवर्तन की दर क्या होगी? 1 होगी। कभी भी किसी के सापेक्ष उसी का परिवर्तन की दर क्या होता है? 1 होता है। यही बात ये एक्सप्लेन कर रहा था। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने समझ लिया, कुछ चीज़ें और समझेंगे हम। एक प्रश्न है डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x², समझते हैं, कोई बात नहीं। डी बाई डी एक्स ऑफ सर 1/x² निकालने को आप दिए हैं, बोले ठीक है निकाल लेंगे। सर एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं, सर रूट एक्स का क्या होगा? हम बोले ठीक है, अच्छी बात कर रहे हो तुम। ये देखिए पहले तो हम सोच रहे हैं ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं बना है 1/x² का, तो पहले जो फार्मूला बना है उसके रूप में बदलो ना। तो उसके रूप में कैसे बदल सकते हैं? हम लिख दे रहे हैं डी बाई डी एक्स, अब ये घात नीचे है, नीचे हमको अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर ले जाएंगे तो यक्स, अगर नीचे +2 घात है तो ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा। अब सोचो क्या इस रूप पे हो गया? इस रूप का हो गया है यक्स पे घात n, यानी कि n यक्स पे पावर n -1, इस रूप का हो गया है। ऐसे रूप दिख रहा है यक्स पर -2, n के जगह पर क्या है? -2, तो घात सर आगे आ जाता है और x में से 1 कम हो जाता है, तो x में से 1 कम हो गया यानी कि -2 -1, यानी कि -2 x पर क्या हो गया? -3 हो गया। अब या तो ऐसे लिख दें आंसर, या फिर लिख सकते हैं -2 यक्स पे 1/x³ लिख सकते हैं। देखिए ऊपर घात था -3, नीचे चला गया तो क्या बन गया? +3। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ज़्यादा अच्छे वे से लिखेंगे -2/x³, एक तरीका है। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है।
ओके, ठीक इसी प्रकार से बच्चों इस क्वेश्चंस को आप लोग कीजिएगा और हमको कमेंट में बताइएगा, कमेंट में, ये आपका होमवर्क हो गया, कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। और कुछ और क्वेश्चंस हम आपको दे देते हैं, जैसे कुछ और क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 पे पावर एक्स टू द पावर 5/3। अच्छा, एक और क्वेश्चन लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2√x, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद बचता है कि योग में डिफरेंशिएशन, अंतर में डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो जो अवकलन का संक्रियाएं हैं, ये जो हेडिंग रहेगा ये कल हम पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। इस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सारे फार्मूलेज को लर्न करना। 11 टोटल फार्मूले बताए हैं, उसको लर्न कीजिएगा। मैं बोलता हूँ कि वो जो शुरू का अप्रोच था, अप्रोच बिल्ड किया हूँ मैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एज अ थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन न्यूमेरिकली नहीं इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या कीजिएगा, पहले आपको मैं यही चाहूँगा कि आप सारे फार्मूलेज को लर्न कीजिए। ओके, ठीक है, धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए।